कहानी की शुरुआत तब होती है जब नोआ एक कुलीन नोबल के शरीर में जागता है। सुनने में ये काफी शानदार लगता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी स्टेटस स्क्रीन चेक करता है, सच्चाई सामने आ जाती है और ये ऐसा रिजल्ट होता है कि चिल्लाने से ज्यादा डरावनी चुप्पी लगने लगती है। उसके सारे स्टेट्स F रैंक पर होते हैं, सिर्फ उसका वाटर मैजिक E रैंक का होता है। फिर पता चलता है कि उसका जन्म इंपीरियल रॉयल फैमिली के 13वें राजकुमार के रूप में हुआ है और सम्राट पहले से ही अपने नए वारिस से मिलने के लिए उत्सुक है। जब सम्राट को पता चलता है कि नोआ की सबसे मजबूत मैजिकल अफिनिटी पानी है, तो वह बड़ी ही कैजुअली फैसला कर लेता है कि नोआ का पहला जन्मदिन का तोहफा एक पूरा इलाका होगा, अलमरिया क्षेत्र, जहां वाटर क्लैन की बड़ी आबादी रहती है। और जैसे ही वो शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, नोआ का रैंक वाटर मैजिक अचानक E+ में बदल जाता है। कुछ ही पल बाद सम्राट नोआ के स्टेट्स देखने की इच्छा जताता है। नोआ पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि ऐसे नंबरों के साथ उसे पूरा भरोसा है कि उसे सीधे महल के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। लेकिन किसी तरह जब स्क्रीन सामने आती है तो उसका वाटर स्टैट एकदम से E से चमकदार SS रैंक पर पहुंच चुका होता है। बाकी सब कुछ अब भी F रैंक पर ही था, लेकिन अब किसी को उसकी परवाह नहीं थी। एक शिशु ने अभी अभी सबसे ऊंची वाटर अफिनिटी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बस यही वजह थी कि सम्राट को नोआ से गहरी लगाव हो गया। पता चलता है कि उसके वाटर मैजिक के बढ़ने की असली वजह वो तोहफा था जो उसके पुराने आदमी यानी पिता ने उसे दिया था। हालांकि अजीब बात ये थी कि उसकी प्राइवेट स्टैट स्क्रीन पर अब भी E+S लिखा हुआ दिखता था। जहां तक उसके बाकी बढ़े हुए स्टैट्स की बात है, वो उसके नौकरानियों की वजह से थे और उसे अब तक समझ नहीं आया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जितने ज्यादा सेवक उसके पास होते, वह उतना ही मजबूत होता जाता। उसका लेवल अब भी 1 पर अटका हुआ था, लेकिन उसकी कोई केप नहीं थी। मतलब ये सिर्फ समय की बात थी कि वह सिस्टम ही तोड़ डाले। फिलहाल वह सिर्फ एक कमजोर इंसान था जिसके पास बेहिसाब संभावनाएं थीं। नाश्ते के दौरान उसकी एक नौकरानी एवेलिन अंदर आती है और बताती है कि उसके भाई आए हुए हैं, इसलिए उसे बहुत सावधानी से पेश आना था। वह लाउंज में जाता है और औपचारिक अभिवादन करता है। तभी पहला राजकुमार अल्बर्ट अचानक घोषणा करता है कि वह नोआ के लिए एक तोहफा लाया है। उसका सेवक उसे अंदर लेकर आता है और जैसे ही नोआ की नजर उस तलवार पर पड़ती है, उसका खून ठंडा पड़ जाता है। वो तलवार शापित थी और वह साफ साफ उसमें तड़पती हुई आत्माएं घूमती देख सकता था। और अल्बर्ट अच्छी तरह जानता था कि वो चीज भूतिया है, लेकिन वह इसे सिर्फ एक अच्छा सा तोहफा बताकर टाल देता है। नोआ क्राउन प्रिंस के तोहफे को ठुकरा भी नहीं सकता था, तो उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पूरी तरह जानते हुए कि ये बात आगे चलकर उसे बहुत भारी पड़ने वाली है, वह मूठ पकड़ता है और धीरे धीरे तलवार उठाता है। तभी अल्बर्ट कैजुअली बताता है कि ये एक वाटर एट्रीब्यूट मैजिक स्वॉर्ड है और अब तक 120 से ज्यादा नाइट्स इसे पकड़ते ही मर चुके हैं। ये सुनते ही नोआ की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है और वह तुरंत अपनी पकड़ ढीली कर देता है। लेकिन चौथा राजकुमार हेनरी बीच में बोलता है और उसे दिलासा देता है। उसके अनुसार जो भी इस तलवार के लायक नहीं था, वह छूते ही मर गया। तो अगर नोआ को मरना होता तो वह पहले ही मर चुका होता। वह शायद सिर्फ इसलिए सुरक्षित है क्योंकि उसकी वाटर अफिनिटी SS रैंक की है। हाँ, ये जानकर थोड़ी तसल्ली होती है कि वह मरेगा नहीं। लेकिन नोआ अब भी गुस्से में था कि अल्बर्ट ने उसे सिर्फ एक प्रयोग की तरह इस्तेमाल किया। वह ये बात जाहिर नहीं कर सकता था, इसलिए शांत रहता है और अल्बर्ट के जाने का इंतजार करता है ताकि वह चैन की सांस ले सके। उसी दिन बाद में जब वह अपनी नौकरानी जोए के साथ गलियारे में चल रहा होता है, तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। जोए का हमेशा शांत रहने वाला चेहरा आज परेशान दिख रहा था। वह उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन जोए टाल देती है और कहती है कि वह ठीक है और उसे परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन नोआ को यकीन नहीं होता। वह सख्ती से उसे बोलने का आदेश देता है और आखिरकार जोए सच बता देती है। जोए बताती है कि उसे कुछ समय की छुट्टी चाहिए क्योंकि उसके परिवार में इमरजेंसी है। जब नोआ पूछता है कि कैसी इमरजेंसी, तो वह बताती है कि उसके गांव में बाढ़ आ गई थी और उसकी माँ का खेत पूरी तरह तबाह हो गया। अब उसकी माँ के पास खुद को सहारा देने का कोई जरिया नहीं बचा था। जोए पैसे कमाने के रास्ते ढूंढ रही थी और उसे बताया गया कि उसका एकमात्र विकल्प रेड
रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करना है। वह छुट्टी के दौरान वही करने वाली थी, लेकिन नोआ उसी पल उसे रोक देता है क्योंकि ऐसा होने देने का सवाल ही नहीं उठता। वह कहता है कि वह उसकी माँ को नौकरी देगा और संयोग से वह खुद भी एक रियर गेट क्लोजर ढूंढ रहा था और चूंकि जोए उसकी गारंटी दे रही है तो उसे महीने के 10 रैन मिलेंगे। जोए हैरानी से उसे देखती है और पूछती है कि क्या वह मजाक कर रहा है क्योंकि 10 रैन आम सैलरी से कहीं ज्यादा है और उसने कभी ऐसी नौकरी का नाम भी नहीं सुना। वो इसलिए क्योंकि नोआ ने ये नौकरी अभी अभी बना ली थी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैसा उसका है और वह उसे जैसे चाहे वैसे खर्च करेगा। वह ये भी बताता है कि शहर के बाहर उसके पास एक खाली घर है जहाँ वे बिना किराए के रह सकते हैं। जोए पहले दिन से उसके प्रति वफादार रही है, इसलिए वह उसे किसी बार की वजह से ऐसी जिंदगी में धकेलने नहीं वाला। लेकिन उस आपदा की बात चल ही रही है तो एक और काम बाकी था। वह अपने बटलर डायलन को बुलाता है और सीधा आदेश देता है, जितनी भी बाढ़ से प्रभावित जमीन मिल सके सब खरीद लो। डायलन और जोए दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन नोआ शांति से अपना तर्क समझाता है। ऐसे समय में हमेशा गिद्धों की तरह लोग निकल आते हैं, घोटालेबाज जो सब कुछ खो चुके बेबस लोगों का फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। तो वह चाहता है कि उन बदमाशों के अपने पंजे गाड़ने से पहले ही जमीन को सुरक्षित कर लिया जाए। डायलन यह सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक 6 साल का बच्चा इतनी दूर तक सोच सकता है। नूह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है और डायलन को यह नहीं पता कि नूह का पिछला जीवन उसे ऐसे शोषण के बारे में बहुत कुछ सिखा चुका है। जाहिर है नूह यह सब खुलकर बता नहीं सकता, इसलिए वह इसे सामान्य बात की तरह आगे बढ़ा देता है। डायलन पूरी तरह से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है खर्च। उसके अनुमान के मुताबिक पूरी जमीन खरीदने में करीब 7 लाख रियान लगेंगे। यह रकम सुनकर जोए लगभग चौंक जाती है और नूह भी समझ जाता है कि यह कोई छोटी रकम नहीं है। तुलना के लिए राजधानी में एक आम वयस्क इंसान साल में करीब 120 रेन कमाता है, जो एक परिवार पालने, घर रखने और ठीक से खाने के लिए काफी होता है। नूह की जागीर आम लोगों से कहीं ज्यादा अमीर है, लेकिन फिर भी उसके पास इस समय सिर्फ 5 लाख रेन ही है, यानी उसे अब भी 2 लाख रेन की कमी है। कोई और रास्ता न देखकर नूह फैसला करता है कि वह उसे उपहार में मिली जमीन बेच देगा, वह चोरों वाला इलाका जो सम्राट ने उसके जन्म के समय उसे दिया था। डायलन तुरंत इस विचार को खारिज कर देता है क्योंकि वह जमीन सीधे शाही परिवार से मिली है। बिना अनुमति उसे बेचना सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि एक अपराध है। नूह को जोखिम का पूरा अंदाजा है और सजा का भी, फिर भी वह इसे करने के लिए तैयार है। अगर उसके पिता उसे सजा देना चाहते हैं तो वह बाद में झेल लेगा। अगली सुबह जब नूह और उसका स्टाफ आपदाग्रस्त इलाके के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी एक अनपेक्षित मेहमान आता है, चौथा राजकुमार हेनरी। अल्बर्ट के उलट जो सिरदर्द की तरह है, हेनरी वाकई एक अच्छा इंसान है। उसके साथ वक्त बिताने पर साफ समझ आता है कि वह सच में परवाह करता है। वह नूह का हालचाल पूछने और उस श्रापित तलवार के बारे में चेतावनी देने आया था। उस तलवार की अपनी इच्छा है, भले ही नूह श्राप से सुरक्षित हो, लेकिन जब तक तलवार उसे अपना स्वामी न माने वह ठीक से काम नहीं करेगी। यह बात नूह के दिमाग में बैठ जाती है और वह हेनरी का शुक्रिया अदा करता है। कुछ ही देर बाद नूह दाऊ गांव के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर हालात उसकी कल्पना से भी बदतर होते हैं। इसे सिर्फ बाढ़ का नुकसान कहना बहुत हल्का होगा। पूरा गांव ऐसे तबाह पड़ा है जैसे समुद्र के देवता और युद्ध के देवता यहाँ लड़कर चले गए हों। सिर्फ देखकर ही नूह समझ जाता है कि ज्यादातर लोगों के सरकारी दस्तावेज बाढ़ में बह गए होंगे। इसलिए वह डायलन को आदेश देता है कि वह तुरंत स्थानीय सरकारी दफ्तर जाकर जितनी हो सके उतनी रिकॉर्ड की प्रतियां इकट्ठा करे ताकि जमीन खरीदने की प्रक्रिया आसान हो सके। जब डायलन कागजी काम संभालता है, नूह खुद गांव का जायजा लेने निकल पड़ता है। जोए उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि यह काम किसी राजकुमार को शोभा नहीं देता, लेकिन नूह साफ कह देता है कि वह जा रहा है। उसे पसंद हो या न हो, या तो वह साथ चले या फिर गाड़ी में इंतजार करे। मजबूर होकर जोए उसके साथ चल पड़ती है और हालात वाकई उतने ही भयानक निकलते हैं जितने दिख रहे थे। पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, न खाने को कुछ है, न कमाई का कोई जरिया और बिना मदद के साल गुजारने की कोई उम्मीद नहीं। तभी गांव में एक घंटी बजती है और सारे लोग जो कभी टाउन स्क्वायर था वहाँ जमा होने लगते
लगते हैं। जोए समझ जाती है कि यह खाना बांटने का समय है। आमतौर पर साम्राज्य आपदाग्रस्त इलाकों में राहत भेजता है, इसलिए नूह को अच्छा लगता है कि कम से कम सिस्टम का यह हिस्सा काम कर रहा है। वह भीड़ में शामिल होकर खाना लेने जाता है, लेकिन जैसे ही वह एक कौर लेता है उसका सारा भरोसा टूट जाता है। खाना बेहद घटिया होता है। उसे लगता है कि इसके सामने भारतीय स्ट्रीट फूड भी शाही दावत लगे। शोरबा पानी जैसा और कड़वा है और सब्जियां आधी सड़ी हुई लगती है। एक ग्रामीण नूह की शिकायत सुन लेता है और उसे बस एक और पीड़ित समझकर कहता है कि खाना हमेशा ऐसा ही होता है। शिकायत करने पर भी कुछ नहीं बदलता। रसोइयों को न सफाई की परवाह है न स्वाद की। तभी एक जोरदार ऐलान होता है, निरीक्षण चल रहा है। नूह जोए से पूछता है और वह बताती है कि स्थानीय अधिकारी लॉर्ड गार्ल खाना जांचने आया है। गार्ल बर्तन की ओर देखता है, समझ जाता है कि खाना बिल्कुल बेकार है, लेकिन क्योंकि उसे खुद यह नहीं खाना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह शेफ से कहता है कि उसके लिए हवेली में ठीक ठाक खाना बना दिया जाए। शेफ मुस्कुराते हुए हामी भर देता है। साफ है कि दोनों मिले हुए हैं, लेकिन नूह यह बर्दाश्त नहीं करता। वह आगे बढ़कर गार्ल से पूछता है कि क्या गांव वालों को घटिया खाना इसलिए मिल रहा है क्योंकि वह राहत का पैसा चुरा रहा है। गार्ल नूह को एक मामूली गरीब बच्चा समझकर न तो इनकार करता है न शर्माता है। वह खुलेआम मान लेता है और हंसते हुए कहता है कि गांव वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बार पीड़ितों से चोरी की शेखी सुनकर नूह का खून खौल उठता है। उसकी यह भावना इतनी प्रबल होती है कि गाड़ी में रखी श्रापित तलवार हिलने लगती है। गार्ल गुस्से में आकर तलवार निकाल लेता है और नूह को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह वार कर सके, लेवियाथन तलवार अपने आप बाहर निकलकर नूह के पास उड़ आती है। नूह की अडिग इच्छा और न्याय की भावना को देखकर तलवार उसे अपना असली स्वामी मान लेती है और फिर नूह बिना हिचकिचाहट के एक ही वार में गार्ल का सिर धड़ से अलग कर देता है, राहत का पैसा चुराने और एक शाही राजकुमार को धमकाने के अपराध में। कुछ ही देर बाद गार्ल का वरिष्ठ अधिकारी रोवन वहां पहुंचता है। कुछ सिपाही नूह को गिरफ्तार करने की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही रोवन उसे पहचानता है वह तुरंत घुटनों पर बैठकर 13वें राजकुमार को सम्मान देता है। नूह साफ शब्दों में कहता है कि यहाँ जो कुछ हो रहा था उस पर गंभीर बात करनी होगी। गार्ल को सजा मिल चुकी है, लेकिन जो बाकी लोग उसके साथ मिलकर चोरी कर रहे थे वे अभी भी मौजूद है। नूह रोवन को आदेश देता है कि वह सबका हिसाब साफ करे और अंत में वह एक और आदेश देता है, लोगों को ढंग का खाना मिले। उस दिन बाद में जब नूह पूरे गांव को खरीद लेता है, यह खबर अल्बर्ट तक पहुँचती है। वह हैरान होता है कि नूह ने लेवियाथन तलवार को बिना किसी नुकसान के संभाल लिया, लेकिन वह चिंता नहीं करता, बस मुस्कुराता है। उसके छोटे भाई ने यह परीक्षा तो पास कर ली है, लेकिन आगे और भी योजनाएं उसका इंतजार कर रही है। इसी बीच नूह को उसके पिता ने बुलाया। वह सोचकर जाता है कि उसे शाही जमीन बेचने के लिए डांट पड़ेगी, लेकिन उल्टा सम्राट उसका धन्यवाद करता है। अगर नूह ने दखल न दिया होता तो उस गांव की हालत और भी बदतर होती। अब सम्राट को साफ दिखता है कि नूह कोई साधारण राजकुमार नहीं है, वह सक्षम है। इसलिए वह उससे कहता है कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल साम्राज्य की भलाई के लिए करता रहे। नूह खुशी खुशी यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। अगली सुबह नूह खुद को रेड स्ट्रीट के शांत हिस्से में चलते हुए पाता है। वह एक छोटे से छिपे हुए डाइनर की ओर जा रहा होता है, जिसके बारे में ज्यादातर पर्यटक नहीं जानते। शहर में चर्चा है कि हाल ही में वहाँ एक खास स्ट्रीट परफॉर्मर ने काफी धूम मचा रखी है और नूह यह देखने के लिए उत्सुक है कि आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। अंदर जाकर वह एक शांत जगह चुनता है और वहां बैठ जाता है, अपनी मौजूदगी को ज्यादा जाहिर किए बिना, और यूं ही कमरे पर नजर घुमाने लगता है। उसी पल गुलाबी बालों वाली एक लड़की आगे बढ़ती है और गाना शुरू करती है। उसकी आवाज डाइनर में हवा के झोंके की तरह फैल जाती है। तभी नूह उसे तुरंत पहचान लेता है। वह एलिस है, वही स्ट्रीट परफॉर्मर जिसके बारे में उसने सुना था। ध्यान से सुनते हुए नूह समझ जाता है कि उसकी आवाज बिल्कुल भी बुरी नहीं है, लेकिन संगीत का विशेषज्ञ न होने के बावजूद वह यह भी महसूस कर सकता है कि उसकी तकनीक अभी काफी कच्ची है। प्रतिभा तो है, इसमें शक नहीं, लेकिन उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। फिर भी एक बात बिल्कुल साफ है, वह पूरी ताकत से गा रही है। हर सुर में, हर पंक्ति में वह अपना दिल झोंक देती है। वह यह सिर्फ शौक के लिए नहीं कर रही, वह आगे बढ़ना चाहती है। अपने पास जो थोड़ा सा है उसी के सहारे जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। अचानक डाइनर
डायनर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है जब 3 खुरदरे से दिखने वाले आदमी दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस आते हैं। वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और पल भर में सारी नजरें उन्हीं पर टिक जाती है। जैसे ही उनकी नजर एलिस पर पड़ती है वे उस पर चिल्लाने लगते हैं और पूछते हैं कि वह गाना गाकर समय क्यों बर्बाद कर रही है, बजाय इसके कि अपने माता पिता के कर्ज को चुकाने का कोई असली तरीका ढूंढे। उनकी बातों पर एलिस पीछे सिमट जाती है। साफ दिखता है कि वह बुरी तरह डर गई है, जबकि वे लोग उसके और करीब आ जाते हैं। उसकी आवाज कांपने लगती है जब वह बताती है कि उसके पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन वह कसम खाती है कि वह पूरी कोशिश कर रही है। उसके पास देने के लिए सच में कुछ भी नहीं है। वे लोग आपस में गंदी मुस्कानें बांटते हैं और इस बात पर घिनौने सुझाव देने लगते हैं कि उसके जैसी लड़की और किन तरीकों से भुगतान कर सकती है। कमरे में नफरत और घृणा से भरी फुसफुसाहटें गूंज उठती है, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। सब लोग जमे हुए बेबस से तमाशा देखते रहते हैं। जब हालात हद पार करने ही वाले होते हैं, तभी नूह अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा होता है। वह शांत और संयत होकर आगे बढ़ता है और उन्हें याद दिलाता है कि साम्राज्य का कानून सख्ती से मना करता है कि किसी बच्चे से माता पिता का कर्ज जबरदस्ती वसूल किया जाए। वे आदमी हंसकर उसकी बात को टाल देते हैं, यह मानते हुए कि वह बस कोई ऐशो आराम में पला अमीर बच्चा है जिसे दुनिया की सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं। तभी उनमें से एक नूह का कॉलर पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन यह उसकी बहुत बड़ी गलती साबित होती है। नूह लेवाइथन तलवार की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पलटवार करता है और दबाव की एक जबरदस्त लहर पूरे डायनर को हिला देती है। उसी पल उन आदमियों को एहसास हो जाता है कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। घबराहट में तीनों बदमाश बिना एक पल सोचे डायनर से भाग खड़े होते हैं। दोबारा किस्मत आजमाने की हिम्मत उनमें नहीं बचती। खतरा टलने के बाद नूह एलिस की ओर मुड़ता है। इस बार उसकी आवाज नरम होती है। वह उससे पूछता है कि महीने भर गुजारने के लिए उसे कितने पैसों की जरूरत है। एलिस कुछ पल हिचकिचाती है, फिर बताती है कि उसकी ज्यादातर कमाई उसकी माँ के इलाज पर खर्च हो जाती है। सब कुछ सुनने के बाद नूह शांत स्वर में एलिस से कहता है कि अब से वह उसे हर महीने 25 रान देगा, ताकि वह पैसों की चिंता किए बिना पूरी तरह अपने गायन पर ध्यान दे सके। वह यह भी वादा करता है कि जैसे जैसे उसकी कला निखरेगी वह यह राशि बढ़ाता जाएगा और उसे बिना किसी डर के अपने सपने के पीछे लगे रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। गहराई से भावुक होकर एलिस सच्चे दिल से उसका धन्यवाद करती है और बताती है कि उसकी यह दयालुता उसके लिए कितनी मायने रखती है। वह वादा करती है कि वह उसे निराश नहीं करेगी और एक गायिका के रूप में कड़ी मेहनत करती रहेगी और लगातार आगे बढ़ेगी। बाद में नूह घर लौटता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि वही 3 बदमाश महल के फाटक पर घुटनों के बल बैठे हुए हैं, सिर झुकाए हुए। वे लगभग गिड़गिड़ा रहे हैं। जो हुआ उसके लिए माफी मांगने को बेताब। एक नजर में ही नूह समझ जाता है कि मामला क्या है। उन्हें साफ साफ पता चल चुका है कि वह असल में कौन है, लेकिन उनके साथ समय बर्बाद करने के बजाय नूह शांति से दासियों से कहता है कि उन आदमियों को भगा दिया जाए और जोड़ता है कि राजकुमार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे वे जब चाहे मिल सके। कुछ ही पलों बाद नूह का बड़ा भाई हेनरी वहां पहुंचता है और तुरंत इस बात से सहमत हो जाता है कि नूह ने जैसा किया वह बिल्कुल सही था। वह कहता है कि उनसे मिलने से इनकार करना ही सही फैसला था, क्योंकि ऐसे लोगों को शाही परिवार के सामने आने देना ताज की गरिमा को कम करेगा और राजघराने की सत्ता को कमजोर करेगा। फिर नूह हेनरी को अंदर बुलाता है और समझाता है कि उसका फैसला सिर्फ शाही सम्मान की रक्षा के लिए नहीं था। वह उसे डायनर में हुई पूरी घटना बताता है और यह भी मानता है कि अगर उसने उन आदमियों से व्यक्तिगत रूप से बात की होती तो वे समझते कि वह नाराज है और उससे बचने लगते, और अगर वही डर उन्हें एलिस से दूर रखता है तो यही नतीजा वह चाहता है। हेनरी ध्यान से सब सुनता है और सचमुच प्रभावित हो जाता है। इतनी कम उम्र में नूह पहले से ही कई कदम आगे सोच रहा था। वह यह भी मानता है कि उनके ज्यादातर भाई जो उम्र में नूह के आसपास ही है इतनी दूरदर्शिता नहीं दिखा पाते, और यह एहसास उसे नूह पर और भी ज्यादा गर्व महसूस कराता है। इसके बाद हेनरी लेवाइथन तलवार का जिक्र करता है और पूछता है कि क्या अफवाहें सच है, क्या नूह ने सचमुच उस पर पूरी तरह महारत हासिल कर ली है। नूह इसकी पुष्टि करता है कि यह सच है और कहता है कि वह यह सब सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि पहले हेनरी ने उसे सही सलाह दी थी, और इसे दिखाने के लिए वह बिल्कुल सहजता से लेवाइथन तलवार को अपने सामने बुला लेता है, मानो वह हवा में से अचानक प्रकट हो गई हो। हेनरी
हेनरी अविश्वास से उसे घूरता रह जाता है, क्योंकि उसे तो यह भी नहीं पता था कि लेवाइथन तलवार ऐसा कुछ कर सकती है। नूह समझाता है कि वह तलवार वास्तव में कहीं से प्रकट नहीं हुई थी, वह पूरे समय उसकी आस्तीन के नीचे छिपी हुई थी, संकुचित और निष्क्रिय, और उसके आदेश पर ही फैलकर सामने आई थी। उस तलवार की अपनी एक इच्छा शक्ति थी और उसी ने नूह को यह क्षमता इस्तेमाल करना सिखाया था। हेनरी मान लेता है कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ संभव भी है, और वह नूह की खुद से यह सब खोज निकालने के लिए उसकी तारीफ करता है। इसके बाद महल की दीवारों के बाहर वही पहले वाले 3 आदमी अब भी आसपास मंडरा रहे होते हैं, साफ तौर पर नूह से दोबारा सामना करने का मौका ढूंढ रहे होते हैं। जैसे ही उनमें से एक नूह को आते देखता है, वह अचानक उस पर झपट पड़ता है, लेकिन नूह जरा भी नहीं हिलता। शांत भाव के साथ वह लेवाइथन तलवार की शक्ति का बस एक छोटा सा अंश छोड़ता है। दबाव में बदलाव तुरंत होता है और वह आदमी शुद्ध आतंक में पीछे हट जाता है और वहीं गिरकर माफी मांगने लगता है। पूरे दृश्य को अपनी आंखों के सामने घटते देख हेनरी उलझन भरी नजर से नूह की ओर मुड़ता है और पूछता है कि उसने अभी क्या किया। नूह लापरवाही से जवाब देता है कि उसने बस तलवार की आभा का थोड़ा सा इस्तेमाल करके उन्हें डराया था। उसी शाम नूह को एक शाही बॉल में शामिल होने का निमंत्रण मिलता है। जैसे ही वह भव्य हॉल में कदम रखता है, सारी निगाहें उसी पर टिक जाती है और उसके प्रवेश करते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। उसके पास खड़ा एक कुलीन व्यक्ति, जिसका नाम राइडोक है, नूह की कमर से बंधी वस्तु को देखता है और उसकी ओर इशारा करता है। नूह पुष्टि करता है कि वह बिल्कुल वही है जैसा दिख रहा है, लेवाइथन तलवार जो स्वयं क्राउन प्रिंस ने उसे उपहार में दी थी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, पूरा हॉल स्तब्ध खामोशी में डूब जाता है और उसके बाद सामूहिक रूप से हैरानी की सांसें भर उठती है। वहाँ मौजूद हर कोई लेवाइथन को राज्य की सबसे महान धरोहरों में से एक के रूप में जानता है, एक ऐसा हथियार जो इतना शक्तिशाली है कि अनुभवी योद्धा भी उससे डरते हैं कि यह अफवाह है कि उसे नियंत्रित करना बेहद कठिन है। एक संदेहशील मेहमान बोल उठता है और कहता है कि यह तलवार जरूर नकली होगी, शायद सिर्फ एक रस्मी प्रतिकृति। एक शब्द भी कहे बिना नूह उसकी शक्ति की एक हल्की सी लहर हवा में छोड़ देता है। असर तुरंत होता है। एक भारी दबाव पूरे हॉल पर टूट पड़ता है, जिससे कई मेहमान डर के मारे पीछे सिमट जाते हैं। जैसे ही नूह उस ऊर्जा को वापस खींच लेता है, कमरा एक बार फिर स्तब्ध खामोशी में डूब जाता है और उसके बाद कोई भी सवाल नहीं उठाता। अब यह साफ हो जाता है कि हथियार असली है, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि नूह का उस पर पूरा नियंत्रण है। बाकी रात भर एक एक करके कुलीन लोग उसके सामने आने के लिए कतार लगाने लगते हैं। हर कोई उस पर अच्छा प्रभाव छोड़ने की उम्मीद करता है। वे सावधानी भरे शब्दों और सम्मानजनक हावभाव के साथ उसका अभिवादन करते हैं और हर कोई यही कहता है कि उसके सामने खड़ा होना ही उनके लिए सम्मान की बात है। नूह हर परिचय को शालीनता से सुनता है और हर मेहमान को विनम्रता से उत्तर देता है। आखिरकार अगली जोड़ी आगे आती है, शक्तिशाली एलन कंपनी के प्रमुख बायरन एलन और उनकी बेटी सिंडी। नूह उन्हें पास आते हुए ध्यान से देखता है और बस कुछ ही पलों में वह कुछ असामान्य बात पकड़ लेता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि सिंडी बायरन की जैविक बेटी नहीं है, वह गोद ली गई है। और इससे भी आगे नूह को यह भी साफ दिख जाता है कि सिंडी कभी एक दासी गुलाम रह चुकी है। इसका संकेत उसकी आंखों में छिपा होता है, वह सतर्क संभली हुई नजर जो लगातार कमरे पर निगाह रखती है, जैसे भीतर ही भीतर खुद को किसी भी पल के लिए तैयार रखे। यह एक ऐसी नजर है जिसे नूह अच्छी तरह जानता है। यह उस इंसान की नजर है जिसने जंजीरों में जिंदगी गुजारी हो और जिसने कभी अपनी पीठ पीछे देखना बंद न किया हो। बायरन स्तब्ध रह जाता है कि नूह ने सिर्फ उसे देखकर यह सब समझ लिया। हैरान होकर वह एक घुटने पर बैठ जाता है और सब कुछ स्वीकार कर लेता है। वह बताता है कि सिंडी मूल रूप से एक दासी थी जिसे उसने खरीदा था, लेकिन उसकी तेज बुद्धि और समझदारी देखकर उसने उसे अपनी बेटी के रूप में गोद लेने का फैसला किया। यह सुनकर नूह के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाती है। उसे हमेशा ऐसी कहानियां पसंद थीं जहां किसी की जिंदगी बेहतर मोड़ ले लेती है। भावुक होकर नूह बायरन और सिंडी दोनों को जल्द ही अपने एस्टेट पर आने का निमंत्रण देता है और कहता है कि वह सिंडी के अतीत के बारे में विस्तार से और सुनना चाहेगा। बायरन सम्मानपूर्वक झुकता है और सहमति जताता है, यह कहते हुए कि यह उसके लिए सौभाग्य की बात होगी। विदा लेने के बाद दोनों शालीनता से पार्टी से अलग हो जाते हैं। अगले दिन नूह यूं ही शहर में टहल रहा होता है।
तभी अचानक उसकी मुलाकात उसके भाई ऑस्कर से हो जाती है, जो संयोग से राज्य का 8वां राजकुमार भी है। थोड़ी हल्की फुल्की बातचीत के बाद ऑस्कर सुझाव देता है कि वे दोनों साथ में एक खजाने की तलाश पर चलें, यह कहते हुए कि उसके पास उस दिन के लिए और कोई योजना नहीं है। नूह सहमत हो जाता है और दोनों कोबाल्ट स्ट्रीट नाम की जगह की ओर निकल पड़ते हैं। हालांकि नूह पहले कभी वहां नहीं गया था, लेकिन उसने उसके बारे में काफी सुना था। कहा जाता है कि वहां पूरे साम्राज्य से लाई गई दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं की भरमार है। हालांकि ऑस्कर यह भी बताता है कि वह जगह उतनी ही बदनाम भी है, क्योंकि वहां नकली सामान की भरमार रहती है। कबाड़ के ढेर में से किसी असली चीज को पहचान पाना किसी भी सच्चे कुलीन के लिए एक बुनियादी परीक्षा माना जाता है। वे घंटों तक दुकानों और स्टॉलों में घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ भी खास नजर नहीं आता। आखिरकार ऑस्कर आह भरता है और सुझाव देता है कि वे हार मान ले और घर लौट चले। उसी पल नूह की नजर धूल भरे एक कोने में रखी एक पुरानी किताब पर पड़ती है। उसमें कुछ ऐसा होता है जो उसे अपनी ओर खींच लेता है और वह उसे खरीदने का फैसला कर लेता है। ऑस्कर पास झुककर उसे ध्यान से देखता है और अचानक सन्न रह जाता है। उसकी आंखें फैल जाती है जब उसे एहसास होता है कि नूह के हाथ में क्या है। यह एंड्रिया नामक महान जादूगर की ग्रिमोयर थी। ऑस्कर को पूरा यकीन हो जाता है कि यह असली है, और अगर ऐसा है तो इसके अंदर की सामग्री के आधार पर यह किताब आसानी से 1000 रेन की कीमत की हो सकती है। वह अविश्वास में नूह को घूरता है और पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि यह किताब असली है। लेकिन सच्चाई यह थी कि नूह को खुद भी कोई अंदाजा नहीं था। उसने यह किताब सिर्फ इसलिए खरीदी थी क्योंकि जैसे ही उसकी उंगलियां इसके कवर से टकराईं, उसकी विंस्टेट में एक प्लस जुड़ गया था। और वही अजीब सी प्रतिक्रिया उसे यह सोचने के लिए काफी लगी कि शायद यह किताब किसी काम की चीज है। अचानक नूह के दिमाग में एक जंगली सा विचार आता है। वह लेवाइथन तलवार निकालता है और बहुत सावधानी से उसकी थोड़ी सी ऊर्जा सीधे ग्रिमोयर में प्रवाहित करता है। कुछ ही सेकंड में किताब जोर से कांपने लगती है, उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिरती है और अपने आप खुल जाती। मंत्रों वाले पन्नों में से एक भयावह रंग से चमकने लगता है और कोई अंधेरी प्राचीन शक्ति सक्रिय हो जाती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वह निषिद्ध ग्रंथ उनके सामने ही उस महान जादूगर की सील की गई आत्मा को मुक्त कर देता है। ऑस्कर की आंखें डर से फैल जाती है। वह तुरंत समझ जाता है कि मामला कितना गंभीर है और नूह को वहां से तुरंत भागने के लिए चिल्लाता है। लेकिन भागने के बजाय नूह अपने पैर जमा लेता है, लेवाइथन को उठाता है और बिना पलक झपकाए एक ही निर्दयी वार में सामने आती आत्मा को काट देता है। वह प्रहार सीधे जादूगर की आत्मा को चीर देता है और उसे पूरी तरह मिटा देता है एक ही वार में। जैसे ही खतरा टलता है, नूह अपनी स्टेटस विंडो देखता है और उसमें कुछ नया पाता है। उसकी विंड स्किल सीधे एस रैंक पर पहुंच चुकी होती है। यह अचानक हुआ उन्नयन उसे चौंका देता है, लेकिन वह उस पर अटका नहीं रहता। वह तुरंत ऑस्कर की ओर देखता है, जो अब भी अविश्वास में जड़ बना खड़ा है। राजकुमार के दिमाग में यह बात ही नहीं बैठ रही कि अभी अभी क्या हुआ। एक पल पहले वे बस एक किताब के सामने खड़े थे और अगले ही पल नूह ने एक महान आत्मा को ऐसे मिटा दिया जैसे वह कुछ भी न हो। ऑस्कर बार बार खुद से पूछता रहता है कि नूह इतनी तेजी से इतना शक्तिशाली कैसे हो गया और उसे ठीक ठीक पता कैसे था कि क्या करना है। धूल बैठने से पहले ही एक आदमी आगे आता है और सम्मान पूर्वक उनके सामने घुटने टेक देता है। वह अपना परिचय एलन के रूप में देता है, जो पास ही की एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान का मालिक है। जो कुछ नूह ने अभी किया था उसे देखकर एलन कहता है कि उसे लगता है कि अब नूह को वह चीज दिखाना उसका फराजा है जिसे वह सालों से अपने पास संभाल कर रखे हुए है, एक ऐसी चीज जिसे वह सचमुच एक असली खजाना मानता है। वह विनम्रता से उनसे उसके साथ चलने का अनुरोध करता है। दुकान के अंदर पहुंचकर एलन एक अजीब सी अंगूठी निकालता है और बहुत सावधानी से उसे सामने रख देता है। वह बताता है कि कहा जाता है कि यह अंगूठी सिर्फ तभी अपनी असली प्रकृति दिखाती है जब उसका नियत स्वामी सामने आता है। दर्जनों लोगों ने इसे सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन इसने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। नूह भौंक उठाता है, यह सोचते हुए कि यह भी शायद एक और बेकार चीज होगी, लेकिन एलन तुरंत जोर देकर मना करता है। वह कहता है कि यह अंगूठी बिकने से इनकार करती है और जब जब उसने इसे बेचने की कोशिश की, यह रहस्यमय तरीके से वापस उसकी दुकान में आ जाती है, चुपचाप बाकी सामानों के बीच पड़ी हुई। उत्सुक होकर नूह अंगूठी अपनी उंगली में पहन लेता है और उसी पल उसके दिमाग में एक ऐसी आवाज गूंजती है जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। वह बताती है कि यह
अंगूठी ट्रिपल एस रैंक की दुर्लभ वस्तु है और अब उसने नूह को अपना सही स्वामी मान लिया है। जैसे ही आवाज गायब होती है, अंगूठी तेज रोशनी में फट पड़ती है और रूप बदलने लगती है। रोशनी जीवित धागों की तरह नूह के शरीर के चारों ओर लिपट जाती है और उनकी आंखों के सामने ही एक शानदार उच्च स्तरीय कवच का रूप ले लेती है। यह दृश्य देखते ही ऑस्कर और एलन दोनों समझ जाते हैं कि नूह ही इस अंगूठी का सच्चा धारक है। नूह एलन की ओर मुड़कर कहता है कि वह यह अंगूठी अपने साथ ले जाएगा और पैसे बाद में भिजवा देगा, लेकिन एलन कुछ कह भी पाता उससे पहले ही ऑस्कर बीच में आ जाता है और नूह से कहता है कि भुगतान की बात भूल जाए, वह खुद इसकी पूरी कीमत चुकाएगा और जोर देकर कहता है कि नूह इसे उसका निजी उपहार समझे। और कुछ कहने को न बचने पर नूह अंगूठी स्वीकार कर लेता है। थोड़ी देर बाद ऑस्कर उसे छोड़ देता है और विदा लेता है, लेकिन जैसे ही नूह दरवाजे के अंदर जाने वाला होता है, वही डाइनर वाला खुरदरा आदमी अचानक तलवार लेकर उस पर झपट पड़ता है। ब्लेड पास भी आने नहीं पाता कि अंगूठी उसके हत्यारे इरादे को भांप लेती है और तुरंत सक्रिय हो जाती है, एक ढाल छोड़ती है जो वार को पूरी तरह रोक लेती है। गाड़ी का चालक एक पल की भी देरी नहीं करता और हमलावर को जमीन पर पटककर जकड़ लेता है। ऑस्कर यह सब देखता है और स्तब्ध रह जाता है, सिर्फ अंगूठी की तेज प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि इस बात से कि नूह ने इसे कितनी सहजता से संभाला। जिस तरह ढाल बिना हिचक सक्रिय हुई, उससे साफ हो जाता है कि नूह पहले से ही उसकी शक्ति के साथ तालमेल बिठा चुका है। उसी रात नूह फिर से डाइनर जाता है ताकि एलिस को गाते हुए देख सके। जैसे ही वह गा रही होती है, दो नशे में धुत आदमी अचानक मंच पर चढ़ आते हैं, उसे धक्का देते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं। एक पल में नूह उनके बीच प्रकट होता है और आगे बढ़कर उन्हें रोकता है। लेवाइथन तलवार के एक ही वार से वह दोनों बेवकूफों को दरवाजों के पार उड़ा देता है। वे शर्म से आधे उतरे पैंट संभालते हुए भाग खड़े होते हैं। मामला शांत होने के बाद नूह मालिक के पास जाता है और उससे कहता है कि ऐसे कचरे को दोबारा अंदर न आने दे। मालिक थकी हुई सांस छोड़ता है और उदासी से कहता है कि ऐसे शराबी ही इस जगह को जिंदा रखे हुए है। नूह बात समझ जाता है और बिना एक पल सोचे पूरे डाइनर को 1000 रेन में खरीदने की पेशकश कर देता है। मालिक अविश्वास में जड़ हो जाता है, फिर कृतज्ञता से सिर हिला देता है, भावनाओं से भरकर। कुछ ही देर बाद एलिस उसके पास आती है। उसकी आवाज धीमी और अनिश्चित होती है और वह कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि उसने उसके लिए जो कुछ किया है उसका बदला वह कैसे चुकाए। लेकिन नूह नरमी से उसे बताता है कि वह उस पर कुछ भी नहीं चुकाती, वह बस यही चाहता है कि वह गाती रहे, अपने सपने के पीछे भागती रहे और उसमें अपना पूरा दिल डाल दे। उसकी आंखें भर आती है और एक गर्मजोशी भरी दिल से निकली मुस्कान के साथ वह सिर हिला देती है। नूह फिर अपनी सीट पर लौट जाता है और बाकी रात शांति से बिताता है, उसकी आवाज की मुलायम चमक में डूबा हुआ जो पूरे कमरे को भर देती है। यहीं इस एपिसोड का अंत होता है। अचानक उसे खबर मिलती है कि हलजॉय के प्रभारी जनरल मार्ले, जिन्हें मृत समझा जा रहा था, उससे मिलने आ गए हैं। हलजॉय नोहा के शासन के तहत सबसे आशाजनक क्षेत्रों में से एक है, इसलिए वह एक पल भी बर्बाद नहीं करता और दासियों से कहता है कि उन्हें अंदर ले आएं। मार्ले बैठक कक्ष में प्रवेश करते हैं और औपचारिक अभिवादन करते हैं, लेकिन नोहा तुरंत औपचारिकता को टाल देता है और उन्हें आराम से बैठने को कहता है। दोनों की पहली मुलाकात करीब 1.5 साल पहले हुई थी, जब मार्ले को हलजॉय का जनरल नियुक्त किया गया था। ये याद करते हुए नोहा सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि हालात कैसे चल रहे हैं। उसे साफ याद है कि मार्ले को उस क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण का जिम्मा सौंपा गया था, जिसके लिए उन्हें शाही आदेश मिला था। लेकिन मार्ले के चेहरे के भाव देखते ही नोहा समझ जाता है कि हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। हलजॉय एक समृद्ध कृषि क्षेत्र है जो एक घुमावदार नदी के किनारे बसा है, फसलों के लिए बेहतरीन, लेकिन जब बाढ़ आती है तो पूरी तरह तबाही मच जाती है और ऐसा समय समय पर होता ही रहता है। यही वजह है कि सम्राट ने आपदा रोकथाम के लिए वित्तीय सहायता देने का आदेश दिया था, लेकिन मार्ले मानते हैं कि वह अब तक कुछ भी शुरू नहीं कर पाए हैं। सबसे बड़ी रुकावट वित्त मंत्री है, जो लगातार बेकार के बहाने बनाकर फंड जारी करने में देरी कर रहा है। ये सुनते ही नोहा का मूड बिगड़ जाता है। इसमें भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन की हेराफेरी की बू साफ झलकती है और वह इसे बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बिना एक पल गंवाए वह मार्ले से कहता है कि साथ चलो, क्योंकि अब वे खुद मंत्री से आमने सामने बात करेंगे। थोड़ी ही देर बाद नोहा वित्त मंत्री के साथ दोपहर के भोजन
भोजन पर पहुंचता है। मंत्री ठीक वैसा ही निकलता है जैसा नोहा ने सोचा था, मोटा, चिकना और घिनौना। वह खोखली तारीफों से नोहा को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन नोहा उसे तुरंत रोक देता है और सीधे पूछता है कि उसने हलजॉय की बाढ़ समस्या के लिए जरूरी पैसा अब तक क्यों नहीं दिया। मंत्री शांत बना रहता है और दावा करता है कि उसके पास एक वैध कारण है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाए, नोहा उसे बीच में ही काट देता है और चेतावनी देता है कि सिर्फ इसलिए कि वह जवान दिखता है, उसे हल्के में न ले। आखिरी बार जब उसने देखा था, किसी शाही व्यक्ति का अपमान अब भी मौत की सजा के काबिल अपराध था। ये सुनकर मंत्री थोड़ा घबरा जाता है। जल्दी जल्दी वह समझाने लगता है कि पिछले साल की बाढ़ के बाद सम्राट ने दयालुता दिखाते हुए पूरे हलजॉय को कर माफी दी थी, इसलिए उसने सोचा कि जो पैसा टैक्स में बचा है उसी से इस साल की बाढ़ की समस्या निपटा ली जाएगी। नोहा उसे ऐसे घूरता है जैसे वह पागल हो गया हो। ये पिछले 6 सालों में इस दुनिया में रहने के दौरान सुनी गई सबसे बेवकूफी भरी दलील थी। नोहा साफ साफ पूछता है कि क्या वह उसे बेवकूफ समझ रहा है। कर माफी इसलिए दी गई थी क्योंकि हलजॉय की हालत इतनी खराब थी कि वह टैक्स भरने की स्थिति में ही नहीं था। ऐसे में यह कहना कि अब उनके पास अतिरिक्त पैसा पड़ा है, नोहा की बुद्धि का खुला अपमान था। मंत्री तुरंत समझ जाता है कि वह हरे दलदल में फंस चुका है। घबरा कर वह एक और बहाना खोजने लगता है। तभी वह बक देता है कि वह बाढ़ के लिए पैसा इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि उसे वह सम्राट के लिए चाहिए। उसे लगता है कि सम्राट का नाम लेकर वह नोहा को चुप करा देगा। उसका बहाना यह होता है कि सम्राट बूढ़े हो रहे हैं और आराम करने के लिए एक शाही विला बनवाना चाहते हैं। ये नोहा के सब्र की आखिरी हद थी। वह मंत्री को घूरते हुए कहता है कि उसने अभी अभी एक गंभीर अपराध किया है। न सिर्फ उसने सम्राट को बूढ़ा कहने की हिम्मत की, बल्कि सम्राट के नाम का इस्तेमाल गबन को सही ठहराने के लिए भी किया। और सबसे बुरी बात यह कि उसका तर्क कुछ यूं था, इलाका डूब रहा है लेकिन हमें एक शानदार घर बनाना है। यह नोहा ने आज तक सुनी सबसे मूर्खतापूर्ण बात थी। मंत्री तुरंत घुटनों के बल गिर जाता है और जान बख्शने की भीख मांगने लगता है क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि उसने अपनी सारी हदें पार कर ली है। लेकिन नोहा साफ कह देता है कि अगर वह नहीं चाहता कि ये सारी बात सम्राट तक पहुंचे तो उसे तुरंत पैसा निकालना होगा। मंत्री घबराहट में भाग जाता है, अपनी गलती सुधारने के लिए बेताब, इससे पहले कि उसकी जान चली जाए। ये झंझट निपटने के बाद मार्ले आखिरकार राहत की सांस लेते हैं और बीच में दखल देने के लिए नोहा का धन्यवाद करते हैं। साथ ही वह इस सिरदर्द में नोहा को घसीटने के लिए माफी भी मांगते हैं, लेकिन वह ये भी मानता है कि वह वित्त मंत्री से अकेले कभी नहीं निपट पाता। जैसे ही नोहा वापस जाने की तैयारी करता है, अचानक एक दूत दौड़ता हुआ अंदर आता है और खबर देता है सम्राट ने उससे मिलने का अनुरोध किया है। नोहा चौंक जाता है क्योंकि उसके पिता यूं अचानक उसे बुलाते नहीं है, इसलिए जो भी बात है वह जरूर गंभीर होगी। एक पल भी बर्बाद किए बिना वह शाही महल की ओर रवाना हो जाता है। वहां पहुंचकर नोहा अपने पिता का अभिवादन करता है, लेकिन सम्राट कहता है कि इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वह वित्त मंत्री से निपटने के तरीके के लिए नोहा को बधाई देता है। नोहा थोड़ा हैरान होता है कि सम्राट को इतनी जल्दी बस कुछ ही पलों में हुई घटना की जानकारी कैसे मिल गई। फिर उसे याद आता है कि जान ही शक्ति है और जब आप सम्राट होते हैं तो आपका सूचना तंत्र बेजोड़ होता है। नोहा विनम्रता से प्रशंसा स्वीकार करता है, लेकिन कहता है कि उसने बस वही किया जो उसे सही लगा। फिर भी सम्राट साफ तौर पर प्रभावित है। वह नोहा से कहता है कि एक 6 साल के बच्चे का इतनी आसानी से छल को पहचान लेना कोई छोटी बात नहीं है, और ऊपर से उसने ये भी सुना है कि नोहा ने इतनी कम समय में लेवायथन की शक्ति पर काबू पा लिया जो और भी ज्यादा प्रभावशाली है, खासकर ये देखते हुए कि उस तलवार का जादू कितना खतरनाक और अंधकार में है। नोहा अच्छी तरह जानता है कि लेवायथन कितनी खतरनाक है, क्योंकि अगर पार्टी में उसने समय पर दखल न दिया होता तो वह तलवार बिना हिचकिचाए वहां मौजूद हर एक व्यक्ति को मिटा देती। लेकिन इतनी पागलपन भरी ताकत होने के बावजूद नोहा ने अभी तक सही मायने में तलवार चलाना नहीं सीखा है। इसी वजह से सम्राट ने उसके लिए एक निजी प्रशिक्षक नियुक्त करने का फैसला किया, और वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह है डेमियन नोबल, साम्राज्य का अपराजित चैंपियन और जीवित सबसे महान तलवारबाज। सम्राट चाहता है कि नोहा उससे जितना हो सके उतना सीखे, और नोहा इस व्यवस्था से सहमत हो जाता है। लेकिन औपचारिक प्रशिक्षण शुरू होने से पहले डेमियन सुझाव देता है कि वे पहले एक छोटी सी दोस्ताना द्वंद्व युद्ध कर ले। सम्राट भौहें चढ़ाता है, यह सोचकर कि यह थोड़ा अनुचित है क्योंकि नोहा जी का प्रशिक्षण नहीं लिया। लेकिन डेमियन उसे आश्वस्त करता है कि यह बस नोहा की कच्ची क्षमता को परखने के लिए एक हल्का सा परीक्षण है। आखिरकार सम्राट अनुमति दे देता है तो डेमियन अपनी तलवार उठाता है और नोहा से कहता है कि वह जैसे चाहे वैसे हमला करे। बिना किसी झिझक के नोहा लेवायथन को पकड़ता है और सीधा आगे बढ़कर हमला कर देता है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, नोहा अचानक महसूस करता है कि लेवायथन के पिछले धारक की प्रवृत्तियां और युद्ध अनुभव उसके भीतर उमड़ने लगते हैं। हर गुजरते पल के साथ उसकी तलवारबाजी और तेज होती जाती है। वार पर वार करते हुए वह डटा रहता है और जल्द ही वह और डेमियन शुद्ध शक्ति के टकराव में तलवारें भिड़ा लेते हैं। ठीक उसी पल जब डेमियन को लगता है कि उसने बढ़त बना ली है, नोहा बिल्कुल
बिल्कुल सटीकता के साथ अपनी तलवार ऊपर की ओर झटका देता है और पल भर में साम्राज्य के सबसे महान योद्धा को निहत्था कर देता है। डेमियन और सम्राट दोनों स्तब्ध रह जाते हैं क्योंकि नोहा पहले ही तलवार गुरु के स्तर तक पहुंच चुका है और अब उसे सिखाने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं बचा है। सम्राट निशब्द खड़ा रहता है, अपने 6 साल के बेटे को असली मुकाबले में एक किंवदंती को गिराते हुए देखता हुआ। फिर भी वह गर्व की एक लहर महसूस किए बिना नहीं रह पाता। इतनी अविश्वसनीय उपलब्धि के इनाम के तौर पर वह नोहा को इस साल की नाइट सिलेक्शन परीक्षा का मुख्य निर्णायक बनने का प्रस्ताव देता है और नोहा इस जिम्मेदारी को पाकर सचमुच सम्मानित महसूस करता है। नाइट सिलेक्शन एक विशाल वार्षिक टूर्नामेंट है जहां दुनिया भर से योद्धा अपनी ताकत साबित करने के लिए इकट्ठा होते हैं। साम्राज्य के भीतर सैन्य शक्ति ही सब कुछ है। क्षेत्रीय क्वालिफायर से चुने गए शीर्ष योद्धा अंतिम मुकाबले के लिए राजधानी में मिलते हैं और जो जीतता है उसे नाइट की उपाधि मिलती है। एक बार आधिकारिक तौर पर नाइट बन जाने के बाद उनका पहला मिशन सीधे मुख्य निर्णायक के अधीन सेवा करना होता है और चूंकि नोहा की शक्ति तब बढ़ती है जब उसे कोई कुशल अधीनस्थ मिलता है, वह ये देखने के लिए बेहद उत्सुक है कि ये सब कैसे आगे बढ़ता है। टूर्नामेंट आमतौर पर या तो राउंड रॉबिन या सिंगल एलिमिनेशन फॉर्मेट में होता है, लेकिन इस साल नोहा के पास एक अलग ही योजना है। वह सम्राट से अनुरोध करता है कि क्षेत्रीय क्वालिफायर पूरी तरह हटा दिए जाएं और पूरा टूर्नामेंट राजधानी में ही आयोजित किया जाए, क्योंकि वह हर एक लड़ाई अपनी आंखों से देखना चाहता है और वह किसी भी प्रतिभाशाली उम्मीदवार को सिर्फ इसलिए बाहर होते नहीं देखना चाहता कि वह वहां मौजूद नहीं था उन्हें रोकने के लिए। सम्राट उसे पूरी अनुमति दे देता है और कहता है कि वह इसे जैसे चाहे वैसे चला सकता है और इसके साथ ही नोहा अपनी नई योजना को अमल में लाने के लिए तुरंत काम में जुट जाता है। अपने निवास पर लौटकर नोहा यूं ही जोए से पूछता है कि क्या उसके गांव से कभी नाइट सिलेक्शन परीक्षा में कोई हिस्सा लेता है। वह बताती है कि लेते तो हैं, लेकिन आमतौर पर सिर्फ एक ही व्यक्ति, और वह भी सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कोई गांव का नाम रोशन कर दे। नोहा उसे बताता है कि उसने क्षेत्रीय प्रारंभिक चरणों को पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया है, जिसका मतलब है कि उसका गांव जितने चाहे उतने लोगों को भेज सकता है। ये सुनकर जोए खुश तो होती है, लेकिन कहती है कि फिर भी एक बड़ी समस्या है। उनके गांव से सिर्फ एक उम्मीदवार भेजने की वजह सिर्फ संभावनाएं नहीं है बल्कि पैसा भी है। राजधानी तक यात्रा करने और परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान वहां रहने का खर्च वे उठा ही नहीं सकते। पूरे गांव को हर एक सिक्का जोड़कर सिर्फ उस एक व्यक्ति को भेजना पड़ता है। इसलिए और लोगों को भेजने का विचार ही व्यवहारिक नहीं है। नोआ को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि पैसों की वजह से किसी संभावित प्रतिभा को बर्बाद होना पड़े। इसलिए वह उसी पल फैसला करता है कि इस साल सभी उम्मीदवारों के यात्रा और रहने का खर्च वह खुद उठाएगा। ये निस्संदेह एक बहुत उदार कदम है, लेकिन साथ ही बेहद महंगा भी। राजधानी में इतने लोगों को ठहराना आमतौर पर पागलपन भरी महंगाई वाला काम होता और इतनी बड़ी रकम यूं ही उड़ाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन नोआ के पास पहले से एक योजना है। वह कहता है कि वह आसपास की सभी खाली इमारतें खरीद लेगा और उन्हें उम्मीदवारों को ठहराने के लिए इस्तेमाल करेगा, और अगर फिर भी जगह कम पड़ी तो वह शुरुआत से एक हॉस्टल बनवाएगा। इस तरह टूर्नामेंट खत्म होने के बाद भी जो पैसा खर्च होगा वह बेकार नहीं जाएगा। जहां तक खाने की बात है, वह अपने सभी व्यापारी संपर्कों से बात करेगा और सबसे अच्छा सौदा तय करेगा। आखिरकार नोआ बायरन को बुलाता है और पूरे ऑपरेशन का खर्चा निकालने को कहता है, लेकिन जब बायरन उसे आंकड़ा बताता है तो नोआ तुरंत चौंक जाता है क्योंकि कीमत बहुत ही कम होती है। इतनी रकम में बायरन को कोई मुनाफा होने वाला ही नहीं था, लेकिन बायरन इसे टालते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, वह बस राजकुमार का समर्थन करना चाहता है। नोआ इस बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि व्यापारी कभी कुछ मुफ्त में नहीं देते जब तक उसमें उनका फायदा न हो। इसलिए वह बायरन को सीधे टोकता है और कहता है कि नाटक बंद करे और साफ साफ बताए कि बदले में वह क्या चाहता है। बायरन इस बात से सच में प्रभावित हो जाता है कि नोआ की उम्र का एक बच्चा भी कारोबार की सच्चाई समझता है। अब जब नकाब उतर ही गया है तो वह मान लेता है कि वह चाहता है कि अगली कासल स्टाफ चयन प्रक्रिया में नोआ थोड़ी सिफारिश कर दे, बस इतनी कि बायरन के किसी आदमी को नौकरी मिल जाए। इस तरह अगर कभी किले के भीतर कोई अहम बात होती है तो बायरन सबसे पहले जान सके। नोआ इस सौदे के लिए तैयार हो जाता है और ये दिखाने के लिए कि वह गंभीर है, बायरन शपथ लेता है कि वह पूरे शाही परिवार में से सिर्फ नोआ के प्रति ही वफादार रहेगा। बायरन को अधीनस्थ बनाने से नोआ को अच्छा खासा स्टैट बूस्ट मिलता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी स्टैट विंडो चेक करता है उसे कुछ अजीब नजर आता है। उसकी वाटर मैजिक स्टैट एक रैंक गिर गई होती है। उस स्टैट का ज्यादातर हिस्सा उस जमीन से आता है जिस पर वह शासन करता है, जिसका मतलब है कि आलमरिया में कुछ बुरा हो चुका है। नोआ तुरंत अपने पिता के पास जाता है और बताता है कि आलमरिया में कुछ गड़बड़ चल रही है। सम्राट उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और उस पर भरोसा भी करते हैं, लेकिन फिर पूछते हैं कि नोआ को ये सब कैसे पता चला। नोआ जाहिर तौर पर अपनी स्टैट स्क्रीन के अस्तित्व का खुलासा नहीं कर सकता, इसलिए वह बात को गोलमोल रखते हुए कहता है कि वह काफी समय से कुछ संकेत महसूस कर रहा था। ये
जवाब सम्राट को संतुष्ट कर देता है। फिर सम्राट बात बदलते हैं और पूरी स्थिति समझाते हैं। पता चलता है कि उस इलाके में विद्रोह पनप रहा है। वह नोआ से पूछते हैं कि क्या वह खुद इस मामले को संभालना चाहेगा, लेकिन अच्छी तरह सोचने के बाद नोआ मना कर देता है। ज्यादातर कुलीन लोग युद्ध के जरिए महिमा पाने का मौका तुरंत लपक लेते, लेकिन नोआ अपने पिता से कहता है कि हेनरी इस काम के लिए बेहतर विकल्प है, क्योंकि उसे ऐसे हालात से निपटने का कहीं ज्यादा अनुभव है। उस शाम बाद में नोआ और हेनरी एक साथ बग्घी में सफर कर रहे होते हैं। हेनरी पूछता है कि क्या वह सच में इतना बड़ा मौका छोड़ने को लेकर ठीक महसूस कर रहा है। उनके जैसे देश में एक बड़ी युद्ध जीत हासिल करके नोआ अपनी हैसियत काफी बढ़ा सकता था, लेकिन नोआ उसे सच बताता है। उसे नहीं लगता कि वह अभी इतना मजबूत है कि सेना का नेतृत्व करके युद्ध में उतर सके, और मान लो वह किसी तरह बच भी जाए तो भी अच्छे सैनिकों की जान जाने की पूरी संभावना है, और सिर्फ एक खिताब के लिए वह ऐसा जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। अचानक लेवायतन आसपास शत्रुतापूर्ण इरादे की चेतावनी भेजता है। नोआ तुरंत सारथी को बग्घी रोकने के लिए कहता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये विद्रोहियों का एक समूह है जो उसकी हत्या करने आया है, और क्योंकि निशाना वही है, वह हेनरी से जितना हो सके उतना फासला बनाने के लिए बग्घी से कूदकर दौड़ पड़ता है। तभी जमीन से पानी की 4 विशाल धाराएं फूटती है और उसकी ओर एक साथ बढ़ती है, लेकिन नोआह पहले से ही अपनी शील्ड खड़ी कर चुका होता है और बिना खरोंच आए हमले को रोक लेता है। विद्रोही फिर उसे खत्म करने के लिए झपटते हैं, लेकिन वे उसकी क्षमता का अंदाजा ही नहीं लगा पाते। नोआह उन्हें कुछ ही सेकंड में एक एक करके ढेर कर देता है। उसकी तकनीक बेहद निखरी हुई, उसकी गति बहुत तेज। हेनरी पूरा नजारा देखकर हैरान रह जाता है कि नोआह ने कितनी आसानी से उन्हें संभाल लिया। बस एक ही कमी रह जाती है, वे किसी से पूछताछ नहीं कर पाए। अगर एक को भी जिंदा पकड़ लेते तो उन्हें अहम जानकारी मिल सकती थी। तभी नोआह बड़े ही सहज अंदाज में कहता है कि वे मरे नहीं हैं, उसने सिर्फ उन्हें बेहोश किया है। अब हेनरी आराम से उनसे पूछताछ कर सकता है। थोड़ी देर बाद नोआह को पता चलता है कि आलमरिया की विद्रोही सेनाएं ज्यादातर घुड़सवारों से बनी है, लेकिन इसमें एक पेंच है। आलमरिया में एक भी घोड़ा पालन फार्म नहीं है, जिसका मतलब है कि विद्रोही अपने घोड़े और रसद पड़ोसी इलाकों से हासिल कर रहे हैं। और यही छोटी सी जानकारी नोआह के दिमाग में एक विचार जगा देती है। वह बायरन को बुलाता है और उसे एक बहुत खास आदेश देता है। आलमरिया के आसपास के सभी क्षेत्रों से घोड़ों का सारा चारा खरीद लो। जैसे ही विद्रोहियों के घोड़ों के लिए सप्लाई खत्म होगी, उनकी गतिशीलता भी खत्म हो जाएगी, और तब हेनरी के लिए विद्रोह को कुचलना बहुत आसान हो जाएगा। इसी सम्राट नोआह को बुलाते हैं ताकि उसे हालात की जानकारी दे सकें। वो बताते हैं कि उनके आदमियों ने हत्यारों से पूछताछ की और उनसे कुछ जानकारी निकालने में कामयाब रहे। जाहिर तौर पर उनका मकसद नोआह को मारना नहीं था, वे उसे अगवा करना चाहते थे और उससे दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन नोआह इस बात पर यकीन नहीं करता। वो साफ साफ अपने पिता से कह देता है कि जो भाड़े का हत्यारा इतनी जल्दी टूट जाए, वो ज़्यादातर झूठी जानकारी ही दे रहा होता है। सम्राट थोड़ा मनोरंजन महसूस करते हुए और थोड़ा गर्व के साथ कहते हैं कि नोआह अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी तेज़ दिमाग है। फिर भी वो उसे भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें झूठ पकड़ने के तरीके आते हैं। नोआह ये जानने में दिलचस्पी नहीं रखता कि वो तरीके क्या हैं। उसे यातना वगैरह पसंद नहीं है, इसलिए वो बात को वहीं छोड़ देता है। इसके बाद सम्राट विषय बदलते हैं और हालात बिगड़ने से पहले विद्रोह को कुचल देने के लिए नोआह की तारीफ करते हैं। खास तौर पर वो इस बात से प्रभावित होते हैं कि नोआह ने दुश्मन के घोड़ों को निशाना बनाने की दूरदर्शिता दिखाई। ये सुनकर नोआह चौंक जाता है, क्योंकि उसने तो बस कुछ मिनट पहले ही एलेन से घोड़ों की चारे की खरीद शुरू करने को कहा था, और उसके पिता को ये बात पहले से कैसे पता चल गई। लेकिन सम्राट बोलते ही जाते हैं। वो कहते हैं कि भुखमरी एक आम रणनीति है जिसे युवराज एल्बर्ट भी विद्रोहियों को अपमानित करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन नोआह ने उससे भी आगे सोचा। उसने सिर्फ सैनिकों को भूखा नहीं रखा, बल्कि उनके घोड़ों पर वार करके उनकी ताकत ही काट दी। और सबसे अच्छी बात यह कि उसने ये सब अपने ही भत्ते के पैसों से किया। गर्व भरी मुस्कान के साथ सम्राट उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ होशियार ही नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाने का साहस भी रखता है। ऐसी निर्णायक सोच बहुत कम लोगों में होती है। नोआह के अंदर अजीब सा गर्व उमड़ने लगता है, शायद कुछ ज्यादा ही गर्व, जैसे वो इस तारीफ का जरूरत से ज्यादा आनंद ले रहा हो। लेकिन सम्राट यहीं नहीं रुकते। उसकी सूझबूझ के इनाम के तौर पर वो नोआह को अपने निजी प्रतीक चिन्ह में एक तलवार जोड़ने का अधिकार देते हैं। ये सुनने में भले ही छोटी बात लगे, लेकिन उनके योद्धा राज्य में ये बहुत बड़ी इज्जत है। शाही अनुमति के बिना तलवार के प्रतीक को छूना तक मना है। बिना इजाज़त ऐसा करना मौत की सज़ा तक ले जा सकता है। यहाँ तक कि अपने प्रतीक में एक झंडा जोड़ना भी बेहद दुर्लभ है। तो हाँ, ये वाकई बहुत बड़ा सम्मान है, और नोआह पूरी कोशिश कर रहा है कि वो ऐसे ना मुस्कुराए जैसे किसी बच्चे को पूरी मिठाई की दुकान मिल गई हो। उसी दिन बाद में एलन मिलने आता है।
नोआ उसके पास जाकर उसका स्वागत करता है और मजाक में कहता है कि वो आज कुछ जल्दी आ गया। एलन बस सिर हिलाता है और बताता है कि वो बाजार में बिकने वाले हर तरह के घोड़े के चारे और उनके परिवहन मार्गों से पहले ही वाकिफ है, इसलिए सप्लाई पर कब्जा करना मुश्किल नहीं होगा। फिर भी वो पूरी तरह निश्चिंत नहीं है। वो नोआ को चेतावनी देता है कि विद्रोहियों का नेता कारुन एक बेहद खतरनाक आदमी है जो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी बीच जब नोआ अपने काम में लगा होता है, एक नौकरानी भागती हुई आती है और बताती है कि महल के बाहर एक घायल आदमी पड़ा है। जिज्ञासा में वो देखने जाता है और एक खून से लथपथ शूरवीर को मुश्किल से खड़ा पाता है। वो आदमी एक घुटने पर गिरकर रिपोर्ट देता है कि आल्मीरिया में विद्रोह भड़क चुका है। वो ये भी बताता है कि उसका कमांडिंग ऑफिसर भी इस बगावत में शामिल है, लेकिन उसने साथ देने से इनकार कर दिया और राजकुमार को चेतावनी देने यहाँ चला आया। पास खड़ा एलन उपहास करते हुए बड़बड़ाता है कि उस आदमी ने बेवजह अपनी जान जोखिम में डाली, क्योंकि उन्हें पहले से ही विद्रोह की खबर थी। लेकिन नोआह उस शूरवीर को नज़रअंदाज नहीं करता। वो उसका धन्यवाद करता है और नौकरानी को उसके जख्मों का इलाज करने का आदेश देता है। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है, अचानक रुकता है, एक पल सोचता है और फिर उसे 1000 रियान इनाम देने को कहता है। एलन उसके पीछे पीछे आता है, साफ तौर पर चिढ़ा हुआ, और पूछता है कि वो ऐसी जानकारी के लिए पैसे क्यों उड़ा रहा है जो उन्हें पहले से मालूम थी। नोआ शांत स्वर में जवाब देता है कि ये इनाम जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि वफादारी और हिम्मत के लिए है। कुछ देर बाद जोई नोआ के दफ्तर में घुसती है। उसका चेहरा ऐसा होता है जैसे उसने भूत देख लिया हो। वो एक शब्द बोले बिना ही घुटनों पर गिर जाती है। नोआ घबरा जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो तुरंत जवाब नहीं देती। वो बस 500 रियान की थैली निकालती है और फिर एक छोटी कांच की शीशी उसे थमा देती है। वो बताती है कि किसी संदिग्ध अजनबी ने उसे ये सब इनाम के तौर पर दिया था, बदले में नोआ को नशीला पदार्थ पिलाकर उसे सौंपने के लिए। तभी नोआ को समझ आता है कि विद्रोही कितने बेताब हो चुके हैं अगर वो उसे इस तरह अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक पल के लिए शीशी को घूरता है और फिर उससे पूछता है कि उसने ये बात उसे बताई बजाय इसके कि सौदा पूरा कर देती। इस पर जोई फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है कि उन लोगों ने धमकी दी थी कि अगर वो नाकाम रही तो उसे मार देंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो वो उसे धोखा नहीं दे सकती थी। बिना कुछ कहे नोआ अपनी मेज की तरफ जाता है, एक कलम उठाता है और उसके नाम 5000 रियान का चेक लिख देता है। वो कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि उसने अपनी वफादारी सस्ते में नहीं बेची। जोए रकम देखकर सन्न रह जाती है। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर देता है। वो हकलाते हुए कहती है कि वो इतनी बड़ी रकम स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन नोआ उसे बहस बंद करने और इनाम लेने को कह देता है। वो रोते हुए उसका धन्यवाद करती रहती है। तभी वो धीमे से कहता है कि उसके लिए एक और काम है। वो उसे बताता है कि वो वही नींद की दवा पिएगा और जब वो पूरी तरह बेहोश हो जाएगा तो जोए उसे उन हरामियों के हवाले कर देगी जिन्होंने ये सौदा रखा था। उसके बाद उसे जितनी तेज़ हो सके भाग जाना है, इससे पहले कि वे उसे हमेशा के लिए चुप करा दें। ये सोचकर ही जोए का पूरा शरीर कांप उठता है, लेकिन नोआह इजाज़त नहीं मांग रहा। उसका फैसला पक्का है और वो विद्रोहियों से आमने सामने मिलने वाला है। कुछ घंटों बाद वो होश में आता है और ख़ुद को कहीं सुनसान जगह पर फेंका हुआ पाता है। वो विद्रोहियों को आपस में फुसफुसाते हुए सुनता है कि उसे मारना उनका आखिरी विकल्प है, क्योंकि कारून से उन्हें सख्त आदेश मिले हैं कि नोआ को जिंदा रखना है। नोआ पूरी तरह से नशे का असर उतरने देता है, फिर हालात का जायजा लेता है। उसके हाथ और टखने कसकर बंधे हुए हैं, लेकिन ये मस्खरे असली सर्च एंड डिस्ट्रॉय कभी खेले ही नहीं, इसलिए उसके कान में छिपे लेवियाथन को देख नहीं पाए। वो उसे बाहर निकालता है, उसे उसके पूरे आकार में वापस लाता है और अपनी जादुई अंगूठी के जरिए पानी की एक धारदार तलवार बुलाता है, जिससे वो रस्सियों को साफ साफ काट देता है। ये सब निपटाने के बाद वो तलवार की स्मृति को छूकर देखता है कि अब तक क्या क्या हुआ। वो खुद को अपने दफ्तर में बेहोश पड़ा देखता है। जोए दरवाजे से भागती हुई निकलती है और विद्रोही उसे घेर लेते हैं। उन्होंने उसका पीछा करने की जहमत तक नहीं उठाई, क्योंकि उनके आदेश थे कि नोआ को तुरंत निकालो। फिर उसे एक खुले रथ में डालकर ले जाया गया। अब पूरी तस्वीर साफ होने पर नोआ अपना ध्यान आग के चारों ओर बैठे विद्रोहियों पर लगाता है। उनका नेता चिल्लाने लगता है कि रस्सियां ठीक से बांधने में किसने गड़बड़ की। तभी नोआ लेवियाथन तैयार किए हुए सीधे उनके बीच उतरता है। डाकू हंसते हैं, ये सोचकर कि इस बार वो अपने बड़े भाई के बिना बस एक लाडला रईस है। उनमें से एक उसे गिराने और घसीटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बेवकूफ़ एक कदम भी नहीं रख पाता कि नोआ झपक कर आगे बढ़ता है और उसकी गर्दन की हर धमनी को साफ काट देता है। आदमी वहीं ढेर हो जाता है और अब बाकी सब घबरा जाते हैं। नोआ बड़बड़ाता है कि वो किसी से पूछताछ करना चाहता था, लेकिन जब पूरी टुकड़ी ही ऐसे मूर्खों से भरी हो जो अब भी सोचते हैं कि हेनरी ने हत्यारों को निपटा दिया, तो इसका कोई फायदा नहीं।
विद्रोही हथियार उठाते हैं, लेकिन नोआ पसीना बहाए बिना ही उन्हें चुटकियों में खत्म कर देता है। तभी उसकी नज़र जोए पर पड़ती है, जो शूरवीरों के एक दस्ते के साथ पास आ रही होती है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जोए कहती है कि वो चिंतित हो गई थी और उसे बचाने आ गई, लेकिन लगता है कि उसे उंगली तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। रात के कप्तान को आगे आकर विद्रोहियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया जाता है। जब वे उन्हें इकट्ठा कर रहे होते हैं, तभी एक विद्रोही एक अजीब सी कटार गिरा देता है। एक शूरवीर उसे उठाने आगे बढ़ता है, लेकिन नोआह तुरंत चिल्लाकर उसे रुकने को कहता है। सब जम जाते हैं जब नोआह उस ब्लेड की ओर बढ़ता है। उसमें से भारी मात्रा में शापित ऊर्जा निकलती हुई वो महसूस करता है, कुछ ऐसा जिसे लेवियाथन से अपने जुड़ाव की वजह से सिर्फ वही महसूस कर सकता है। उसे हल्का सा याद आता है कि विद्रोही एक शापित कटार का जिक्र कर रहे थे, जिसे वे आखिरी उपाय के तौर पर बचा कर रखे थे। उसके सामने खड़े होते ही वो उस शाप को लगाने वाले की गहरी दुष्टता महसूस करता है, और बस एक पल के लिए उसे उस हरामी का चेहरा दिखाई देता है। नोआह तुरंत समझ जाता है कि वो चेहरा विद्रोहियों के नेता का है और वो इसे खुद निपटाने का फैसला करता है। वो लेवियाथन से बात करता है, पूछता है कि क्या वो इसमें उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि किसी पौराणिक जल तत्व की तलवार के लिए ये काम बेहद आसान होना चाहिए। लेवियाथन चमक उठता है और नोआह उसकी शापित ऊर्जा को साध कर दूषित पानी की एक धार सीधा आसमान की ओर छोड़ देता है। वो शापित जलधारा बादलों से भी ऊपर चली जाती है, साम्राज्य के आधे हिस्से को पार करती हुई, और अंत में कारुन तक पहुंचकर सीधे उस पर जा लगती है। अगली सुबह सम्राट फिर से नोआह को बुलाते हैं और उसकी ऊंचाई तक झुककर उसके कंधे थपथपाते हैं, उस अविश्वसनीय कारनामे की तारीफ करते हुए जो उसने किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्रोहियों का नेता मृत पाया गया। उसके माथे के बीचों बीच एक साफ छेद था, जो साफ तौर पर पानी की एक तेज धार से बना था, और सम्राट जानते हैं कि ये काम नोआह के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। नोआह इसकी पुष्टि करता है और समझाता है कि उसने शापित कटार में भरी नफरत का इस्तेमाल करके विद्रोही नेता पर निशाना साधा, फिर सैकड़ों मील दूर से बिना निशाना साधे सीधा सिर में वार कर दिया। उनके नेता के मरते ही बचे खुचे विद्रोहियों को कुचलना हेनरी के लिए आसान हो जाता है, और जल्द ही इसमें शामिल हरेक को पकड़ लिया जाता है। बाद में उनकी सज़ा तय करने के लिए एक विशाल सभा बुलाई जाती है और सम्राट अपराधियों को टुकड़ों टुकड़ों में काटने का आदेश देते हैं। भीड़ इस सज़ा से खुश होती है, लेकिन नोआह आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक घुटनों पर बैठता है और सम्राट से कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके शब्दों से पूरा दरबार जम जाता है, खासकर सम्राट, जो पूछते हैं कि वो क्या कह रहा है। नोआह समझाता है कि सज़ा कानून के अनुसार होनी चाहिए और किसी को टुकड़ों में काटने का कोई प्रावधान नहीं है। कानून के मुताबिक विद्रोही नेताओं को 2 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए, जबकि बाकी लोगों को जबरन श्रम शिविरों में भेजा जाना चाहिए, और नोआह जोर देता है कि यही तरीका अपनाया जाना चाहिए। सम्राट पूछते हैं कि वो उनके अपने इलाके में विद्रोह करने वालों के लिए सबसे क्रूर मौत को कैसे ठुकरा सकता है। नोआह शांत स्वर में जवाब देता है कि अगर सम्राट कानून तोड़ेंगे तो इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा और जनता का भरोसा डगमगा जाएगा। उस जवाब से सब निश्शब्द रह जाते हैं, लेकिन आखिरकार सम्राट नोआह की बात मान लेते हैं। वो कहते हैं कि कानून का पालन किया जाएगा, फिर जोड़ते हैं कि अपराधियों को फिर भी कानून के भीतर सबसे कड़ी सज़ा दी जाएगी, बिना किसी दया के। नोआह को कोई आपत्ति नहीं होती, तो सम्राट प्रधानमंत्री को आदेश देते हैं कि सब कुछ कानून के अक्षरशः पालन के साथ किया जाए। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठता है। सब नोआह की तारीफ करने लगते हैं कि उसने इतनी हिम्मत से तर्क और सम्मान के साथ सम्राट को सही किया। लोग उसे भविष्य की एक दंत कथा कहने लगते हैं, यहाँ तक कि सम्राट भी अपना गर्व छिपा नहीं पाते। वो साफ तौर पर इस बात से प्रभावित होते हैं कि नोआह में सही कारणों के लिए उनके सामने खड़े होने का साहस था। कुछ देर सोचने के बाद वो नोआह को एक खिताब देने का फैसला करते हैं। वो कहते हैं कि उनके किसी भी बच्चे में उन्हें चुनौती देने की हिम्मत हो सकती है, लेकिन गर्व की वजह से नहीं, बल्कि सिद्धांतों के लिए ऐसा करना बहुत दुर्लभ है। इसी वजह से वो नोआह को बुद्धिमान राजकुमार की उपाधि देते हैं।
और ये बदलाव तुरंत नोआ की स्टेटस विंडो में दिखने लगता है। सम्राट मजाक में ये भी कहते हैं कि अगर नोआ 10 साल पहले पैदा हुआ होता तो हालात कुछ और ही होते। वो सीधे सीधे ये नहीं कहते कि नोआ सिंहासन का दावेदार बन सकता था, लेकिन इशारा साफ हवा में तैरता रहता है। इस टिप्पणी के बाद पूरा दरबार जयकारों से गूंज उठता है। फिर सम्राट विषय बदलते हैं और नोआ से पूछते हैं कि आने वाली नाइट सिलेक्शन परीक्षा की तैयारियां कैसी चल रही हैं। नोआ विनम्रता से बाद में अपनी योजनाएं समझाने की अनुमति मांगता है और सम्राट अदालत समाप्त होने के बाद सुनने पर सहमत हो जाते हैं। बाद में वे महल के बगीचों में एक फव्वारे के पास जाते हैं। नोआ चाय का कप लेकर आराम करता है, जबकि 4 सेवक बाल्टियों में पानी लिए उसके चारों ओर खड़े होते हैं। उसके इशारे पर वे सब एक साथ उस पर पानी उछालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शांति से अपनी अंगूठी में लगे ढाल को सक्रिय कर देता है और पानी की एक भी बूंद उसे छू नहीं पाती। सम्राट भौं उठाते हैं, पूरी तरह समझ नहीं पाते कि उन्होंने अभी क्या देखा। तब नोआ समझाता है, चयन परीक्षा के दौरान वो हर प्रतिभागी से इसी तरह उस पर हमला करने को कहेगा और ये देखेगा कि वे उसे छूने के कितने करीब पहुंच पाते हैं। सम्राट इस अनोखे तरीके से काफ़ी प्रभावित होते हैं, हालांकि उन्हें ये थोड़ा खतरनाक भी लगता है। लेकिन हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा नोआ कहता है कि जो भी इतना ताकतवर होगा कि ढाल तोड़ सके, वो उसे खुद संभाल लेगा। एक बार फिर सम्राट उसकी हिम्मत और नवाचार से चकित रह जाते हैं। उस रात बाद में सम्राट सिंहासन कक्ष में प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं। प्रधानमंत्री पूछता है कि क्या नोआ के बारे में वो सार्वजनिक टिप्पणी करना समझदारी थी कि वो बहुत देर से पैदा हुआ। सम्राट बस हंसते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हर शब्द दिल से कहा था, नोआ कुछ और ही है। फिर भी उनकी आंखों में बेचैनी की एक हल्की सी झलक दिखाई देती है जब वो लेवियाथन का जिक्र करते हैं। उसकी असली शक्ति अब भी सील है और ये कोई छोटी बात नहीं है। वो चुपचाप एक विशेष खजाना लाने का आदेश देते हैं, बुदबुदाते हुए कि लेवियाथन की पूरी ताकत कभी भी खुलने के लिए नहीं बनी थी, लेकिन शायद नोआ ही वो इंसान है जो उसे संभाल सकता है। यहीं इस एपिसोड का अंत होता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें।